गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो हिस्ट्री क्लास के सेकंड चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। तो देखिए, हिस्ट्री का जो 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था वो हड़प्पा सभ्यता को लेके था। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी 12th की जो हिस्ट्री की बुक है ये पूरा आपको इंडिया जब तक आज़ाद नहीं हुआ, भारत का पूरा इतिहास बताती है। तो इसी तरह आज हम देखेंगे जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया उसके बाद भारत में क्या हुआ, ये हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। तो पहले आपको बुक अच्छे से रीड आउट करनी है, जैसे कि इसमें पहले दे रखा है प्रिंसेप और पियदर्शी। देन सेकंड पॉइंट है प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। उसके बाद हम देखते हैं 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के ऊपर हमें लंबा सा डिस्कशन करना। आप मैप भी देख सकते हैं, मैप से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। जो 16 महाजनपद थे इनकी लोकेशंस आपसे पूछी जाती है कि कौन कहाँ था। एक आरंभिक साम्राज्य, इसमें हमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ना होगा। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, मौर्य वंश की कहाँ कहाँ तक पहुँच थी, इसका भी मैप आपको अच्छे से करना है। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था ये भी आपको रीड करना है। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार कौन थे, तो इस बारे में हमें डिस्कशन करके आपको पूरा पहले चैप्टर रीड करना है। इसके बाद अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चंस। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर का नाम था राजा, किसान और नगर। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है, भारत में अब क्या होता है, भारत के विभिन्न भागों में बहुत कुछ घटनाएं होती है। जैसे पहली ऋग्वेद की रचना हुई, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के साथ की गई थी। उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में कृषि बस्तियां उभरी, मेगालिथ बनाने की तरह मृतकों के निपाटन की नई विधि उभरी, नए शहर बने। राज्यों के 600 ईसा पूर्व के विकास तक प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व एक प्रमुख मोड़ था। 16 महाजनपदों की वृद्धि हुई। कई पर राजाओं का शासन था जिनमें कई गण थे, कई संघाष के नाम से जाने जाते थे। मगध सबसे शक्तिशाली था। मौर्य साम्राज्य का उद्भव चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक नियंत्रण बढ़ाया। उनके पोते अशोक ने सबसे प्रसिद्ध शासक कलिंग पर विजय प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत, विशेष रूप से मूर्तिकला, अशोक के शिलालेख, इंडिका खाते जैसे साहित्य स्रोत पाए जाते हैं। तो देखिए, ये मेन पॉइंट्स थे, बट मैं आपको समराइज कर देता हूँ पूरा चैप्टर था क्या। देखिए, जैसे ही हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है भारत में, फिर उसके बाद वेदों का समय शुरू होता है। हम इसे 2 भागों में बांटते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में आप सभी को पता होना चाहिए, आज जो हम वेद पढ़ते हैं 4 प्रकार के वेद होते हैं। वेदों के अंदर हमारे जीवन जीने की कलाएं सिखाई जाती है। यज्ञ, हवन, ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके, सोच, नियम, तप, आसन, इन सब के बारे में आपको वेदों में ही बताया जाता है। जब वैदिक सभ्यता भारत में थी तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास ही इसकी स्थापना की गई थी। आप सभी को पता होना चाहिए, आर्य एक जाति थी। हड़प्पा सभ्यता के विनाश में एक कारण ये भी माना जाता है कि आर्य जाति ने हड़प्पा लोगों पर आक्रमण किया और हड़प्पा समाज पूरा ही खत्म हो गया। उसके बाद भारत के अंदर आर्य जब आते हैं तो सिंधु नदी के पास में बसते हैं। सिंधुस्तान, उनकी भाषा होती है सिंधी, उनका धर्म होता है सिंधु, सब कुछ सिंधु नदी के ही आसपास होता है। लेकिन माना यह जाता है जब ये उत्तर भारत की ओर प्रस्थान करते हैं, बिहार, यूपी की तरफ, तो से वह ध्वनि है हो जाती है और बन जाते हैं हम हिंदू। हमारा धर्म हिंदू, हमारी भाषा हिंदी, हमारा देश सिंधुस्तान की जगह हिंदुस्तान। उसके बाद जैसे आज इंडिया में 28 स्टेट्स है, वैसे ही उस समय जो मेन स्टेट्स थे वो थे 16, और उस समय राज्यों को हम कहते थे महाजनपद। जो छोटे स्टेट होते थे, बिल्कुल छोटे, उन्हें कहते थे जनपद। इन पर राजा शासन करते थे। जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, महाजनपद जिसे हम कहते हैं, वो था मगध। मगध के अंदर आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्टार्ट हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके ही जो पोते थे उनका नाम था अशोक। अशोक के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि अशोक एक छत्रपति सम्राट थे। द ग्रेट एम्परर माने जाते हैं अशोक।
अशोका द ग्रेट आप सबने सुना होगा। इवन आपको ये भी पता है कि अशोक के ही जो सारनाथ में उन्होंने जो पिलर बनाया था वही भारत सरकार ने अपना रखा है। अशोक चक्र हमने हमारे राष्ट्र ध्वज में अपना रखा है। अशोक की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। तो ये था पूरा चैप्टर का समराइज जो मैंने आपको बताया। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आ सकते हैं आपके, तो नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेगालिथ क्या है? तो जो पहली शताब्दी में जब मध्य और दक्षिण भारत में जो पत्थरों के ऊपर जो भी क्रेविंग की गई थी या संरचनाएं की गई थी, इनको दफना कर रखा गया था। मृतकों को लोहे के औजारों और हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ दफनाया जाता था। इसे ही मेगालिथ कहते हैं। दूसरा, क्यों छठी शताब्दी ईसा पूर्व को अक्सर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय जो भारत का राज्य था वो शहरों से जुड़ गया था और इसमें लोहे का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, सिक्कों का विकास हो रहा था। इस समय 2 नए धर्म देखे गए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसलिए छठी शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण है। धम्म महामता को परिभाषित करें। तो ये धम्म महामता क्या था? ये अशोक के द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी होता था जिसका काम था कि धम्म का संदेश फैलाने के लिए नियुक्त किया गया था। मतलब अशोक ने एक अधिकारी को नियुक्त किया और उसे कहा कि तुम मेरा धम्म फैलाओ। धम्म यहाँ पर अर्थ धर्म नहीं है, धम्म होता है कुछ स्पेशल रूल जो कि अशोक ने खुद ने बनाए थे ताकि वो उसके संदेशों को फैलाए। मौर्यकालीन इतिहास के कोई 2 स्रोत कौन से हैं? तो इसका है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख, जिससे हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता लगता है। कुषाण कौन थे? तो कुषाण चीन में रहने वाले खानाबदोश लोगों के कबीले थे। कुषाणों ने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी भारत तक फैले एक विशाल राज्य पर शासन किया। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण ही थे। खानाबदोश उन्हें कहते हैं जो कि खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो कुषाणों ने, आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। किन भाषाओं में लिपि में अशोकन लिपि लिखी गई थी? तो प्राकृत भाषा, अरामी और यूनानी भाषा में, और इनकी लिपि थी ब्राह्मी, ग्रीक, अरामी और खरोष्टी में प्राकृत। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चनों पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मगध के उदय के लिए जिम्मेदार कारणों के ऊपर चर्चा कीजिए। तो मगध क्यों कारण हुआ, क्या कारण थे? तो इसका सबसे पहला आंसर है शक्तिशाली शासक थे इसमें, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु। लोहे की उपलब्धता थी इनके पास उपजाऊ मिट्टी थी। जंगल में इनके पास हाथियों की उपलब्धता थी। मजबूत इनकी राजधानियाँ थी, राजगीर और पाटलिपुत्र। महाजनपद की क्या विशेषताएं होती है? तो जो अधिकतम महाजनपद राजाओं द्वारा शासित थे, लेकिन कुछ गण या संघ द्वारा शासित थे। प्रत्येक की अपनी राजधानी अक्सर होती थी। स्थायी सेना ने किसान नियमित नौकरशाहों की भर्ती करते थे। लोगों से कर और श्रद्धांजलि लेने के लिए राजाओं का कार्य करवाते थे। ये थे महाजनपद की विशेषताएं। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मैंने आपको बताया अशोक का धर्म नहीं है, यह धम्म है। धम्म का अर्थ होता है कुछ स्पेशल रूल, नियम। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जवानों के प्रति प्रेम और नौकरों पर दया करनी चाहिए। अन्य धर्मों के लिए धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, मतलब अन्य धर्मों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति उदार नीतियाँ होनी चाहिए। धम्म महामतों की नियुक्ति करनी चाहिए, धम्म महामत जो कि अशोक के धम्म को फैलाए। अगला क्वेश्चन, 600 BC से 600 CE के बीच की अवधि में कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या हुए, बताइए। तो देखिए, इस समय इस काल में जो परिवर्तन हुए वो लोहे की जो इतला दे दी प्लॉशर के साथ हल्का कृषि उत्पादन उपयोग बढ़ने लगा। मतलब पहले कृषि का जो उत्पादन था वो सिर्फ बिल्कुल सिंपल तरीके से होता था, लेकिन अब लोहे की इतला दे दी गई जो कि बैल के ऊपर लगता है ताकि वो खेत जोत सके। दूसरा, धान की रोपाई का परिचय मिला। कुएं और तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई होने लगी। पंजाब राजस्थान के अर्ध शुष्क भागों में हुई कृषि और पूर्वोत्तर और मध्य भागों में पहाड़ी ट्रैक बन गए। गांव के भूमि स्वामी और मुखिया अधिक शक्तिशाली हो गए, किसानों पर उनका नियंत्रण था। नए क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करने के लिए राजाओं द्वारा भूमि दान दे दी गई। अब हम बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस पे। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मैंने आपको बताया मगध सबसे पावरफुल महाजनपद था 16 में से, जिसमें से हम चर्चा करेंगे मौर्य के ऊपर। तो केंद्रीय प्रशासन मौर्यों का बहुत अच्छा था। इनमें राजा का विधायी, कार्यकारी, न्यायपालिका, सेना और वित्त पर नियंत्रण था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। स्थानीय सरकार, पाटलिपुत्र में नियम और कानून बनाए रखने के लिए 30 सदस्यों की एक समिति थी। राजा 30 अधिकारियों की सहायता से प्रशासन चलाता था। साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम सेटअप था।
संगठित सेना सैन्य गतिविधि के समन्वय के लिए 6 उप समिति वाली समिति थी। धम्म का प्रसार करने के लिए धम्म महामत की नियुक्ति की गई थी। भू राजस्व, सिंचाई और सड़कों के प्रबंधन के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जासूसों की संस्था बहुत मजबूत थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, महाजनपदों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। तो आपको पता है कि भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भी पहले का है। उल्लेख बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का विवरण मिलता है। महाजनपदों पर राजा का ही शासन रहता था, परंतु गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाता था। शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करते थे। संपत्ति जुटाने का एक उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना भी था। कुछ राज्य अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र भी रखते थे और कुछ राज्य सहायक सेना पर निर्भर करते थे, जिन्हें कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। 16 महाजनपद, तो आप सभी 16 महाजनपद आपको पता होने चाहिए। मैं आपको सिर्फ इनके नाम बताऊंगा, देन आप इसको इनकी राजधानियां सभी याद कर लीजिए और इनका स्थान कहाँ था ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला मगध, वज्जी, मल, अंग, काशी, कुरु, कौशल, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्मक, चैदी, कंबोज, गांधार, वत्स। ये थे 16 महाजनपद। महाजनपद मतलब आज जैसे भारत में 28 राज्य है, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, सेम ऐसे ही उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपद थे। तो गाइज ये था हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में। आप अच्छे से इसको रीड आउट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अपनी बुक्स बहुत अच्छे से पढ़िए और आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे कवर अप हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।